हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स आईक्यू। हम शिक्षण अभिक्षमता के पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम 2017 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? समय की पाबंदी को, निष्पक्षता को, अनुशासन प्रियता या प्रभुत्व को? तो शिक्षक की समय की पाबंदी भी ठीक है, अनुशासन प्रियता भी अच्छी है, प्रभुत्व भी ठीक है, लेकिन जो निष्पक्षता है शिक्षक का एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी विद्यार्थी में पक्षपात नहीं करता है। यही गुण विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है तो शिक्षा क्या है? प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि। बिल्कुल ठीक है कि हम शिक्षा के द्वारा अपने जीवन के आदर्शों को प्राप्त करते हैं। जीवन के रहस्यों को जानने की विधि, तो जीवन के रहस्य जानना तो आध्यात्म की ओर ले जाता है, इसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्यावसायिक योग्यताओं को प्राप्त करने की विधि, तो शिक्षा के द्वारा ऑफ कोर्स व्यावसायिक योग्यता भी प्राप्त की जाती है, किंतु पहला वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट ऑप्शन है सत्य को जानने की विधि, तो सत्य को जानने की विधि भी आध्यात्मिक है। तो पहला इसका ऑप्शन कि प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि शिक्षा होगी, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे मित्रों से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए। तो जब तक कि उसे उस समस्या को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसे मित्रों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, तो डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये तो आपको 0 नंबर दिलाने वाला है। उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। हाँ जी, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के द्वारा जो व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। सराहना से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। देखिए, शिक्षण अभिक्षमता के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका एक मात्र उत्तर नहीं होता है, इसमें 3 उत्तर सही होते हैं और एक बिल्कुल गलत होता है। हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो, जो कि सबसे ज्यादा आदर्श शिक्षक द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला और सबसे अच्छा सर्वोत्तम ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से औचक परीक्षा न्यायोचित है क्योंकि? क्वेश्चन कह रहा है कि औचक परीक्षा मतलब सरप्राइज टेस्ट जो कि अचानक लिया जाता है, वह न्यायोचित मतलब न्यायपूर्ण है क्योंकि इस दौरान विद्यार्थी भयभीत रहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल विद्यार्थी कैसे भयभीत रहेंगे? आपको इस हेतु घर से कोई तैयारी करके नहीं आना पड़ता है, तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह ऑप्शन दर्शाता है कि आप अपने काम से दूर रहना चाहते हो, इसलिए आप औचक परीक्षा लेते हो। औचक परीक्षा लेने की योग्यता होने के कारण आप शिक्षण से बच सकते हैं, तो बिल्कुल आप शिक्षण से बचने जैसा कोई काम आदर्श शिक्षक नहीं करता है। शिक्षण मतलब पढ़ाने के कार्य से, तो पढ़ाने के कार्य से बचोगे तो शिक्षक किस काम के? नेक्स्ट ऑप्शन है, इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है कि औचक परीक्षा लेने से क्या होता है, विद्यार्थियों की योग्यता का वास्तविक परीक्षण हो पाता है, वास्तविक जांच हो पाती है। तो 4th वन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है। कक्षा कक्ष में अनुशासन किस प्रकार बनाया जा सकता है? शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व, कि एक शिक्षक हो जो कि काफ़ी विद्वान है, विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व है, इस वजह से कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक की संजीदा गंभीर प्रकृति, गंभीर मतलब सीरियस, तो कोई शिक्षक सीरियस नेचर का होगा तो अनुशासन बनाए रखेगा क्या? अध्यापक का सुपरिधानित व्यक्तित्व, सुपरिधानित मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए, तो एक अच्छे कपड़े पहनना अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अध्यापक का सम्मानित कैडर मतलब अध्यापक का सम्मानित पद ओहदा, तो यह भी ठीक है, किंतु ये जो ऊपर वाले दो हैं कि शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व या शिक्षक की संजीदा या गंभीर प्रकृति, तो इनमें से जो मुझे बेटर लग रहा है और जो सही भी है कि शिक्षक यदि आदर्श होगा, शिक्षक यदि विद्वान होगा, तो वह कक्षा कक्ष में अनुशासन बना ही लेगा। तो फर्स्ट वाला इसका सबसे ज़्यादा सही होगा, जो कि आपको 3 नंबर दिलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? यह जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या यह जानने के लिए कि सब विद्यार्थियों में से किसका बुद्धि स्तर उच्च है, कौन ज़्यादा दिमाग वाला है, या यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर, जिस विषय पर चर्चा हुई थी, जिस प्रसंग पर चर्चा हुई थी, वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया या नहीं आया है। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है कि आप विद्यार्थियों से बीच बीच में या पाठ के अंत में प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जिस विषय पर आपकी चर्चा हुई है, जिस सब्जेक्ट को आप समझा रहे हो, वह विद्यार्थियों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यह जानने के लिए आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहायता के लिए, जो भी ठीक है, किंतु थर्ड वाला इसका सर्वोत्तम उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य, नियत कार्य कब जांचना चाहिए? जब उसे समय मिल जाए तब जांच लेना चाहिए, लिखित कार्य या नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद जांचना चाहिए, रविवार को सप्ताह का अंतिम दिन देखकर जांच लेना चाहिए? जी नहीं, ये तो आपको 0 दिलाने वाला है। साथ में आ रहे सप्ताह के दौरान, ये भी ठीक नहीं है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि जैसे ही लिखित कार्य विद्यार्थी पूरा कर लेते हैं उसके बाद जांच लेना चाहिए और मूल्यांकन भी कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से दे सकें, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से नहीं दे सकें, या ऐसे प्रश्न जिनसे प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थियों को पाठ पूरा समझ में आया या नहीं आया। तो यह बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए विद्यार्थियों से जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि विद्यार्थियों को पाठ समझ में आया या नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो उसे और समझाए, और यदि आ गया है तो फिर आगे बढ़े। या ऐसे प्रश्न जिनसे यह संकेत मिल सके कि विद्यार्थी अध्यापक के शिक्षण से प्रभावित हुए या नहीं हुए। तो आप शिक्षण किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ाने समझाने के लिए कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सबसे बढ़िया हो जाएगा कि आप विद्यार्थियों को समझाने के लिए या उन्हें समझ में आया या नहीं आया यह जानने के लिए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या मासिक परीक्षा? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन, इट मीन्स विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण कर लिया है आपके पढ़ाए हुए में से, कितना उन्होंने हासिल किया है, इसका मूल्यांकन आप किस तरीके से करोगे? वार्षिक परीक्षा मतलब वर्ष में एक बार परीक्षा लेकर, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में एक बार परीक्षा लेकर, त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार लेकर, या मासिक परीक्षा लेकर यानी कि हर महीने परीक्षा लेकर। हर महीने परीक्षा लेने से क्या होगा कि विद्यार्थियों के मन में से परीक्षा का भय निकल जाएगा और उन्हें एक आदत सी हो जाएगी परीक्षा देने की। तो मासिक परीक्षा सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य मीन्स होमवर्क, उनकी रुचि के अनुसार? जी नहीं, क्योंकि उनकी रुचि तो होगी कि रोज़ एक सा ही गृह कार्य दे दिया जाए या थोड़ा सा ही गृह कार्य दिया जाए। उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, तो किसी की भी आयु समान नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। कोई साल 2 साल बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो आयु मैटर नहीं करती है, मैटर करता है उसका माइंड लेवल। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल, उनका बुद्धि स्तर कितना है, किस विद्यार्थी को क्या समझ में आ रहा है, किस विद्यार्थी को क्या समझ में नहीं आ रहा है, यह स्तर देखते हुए, उनका बौद्धिक स्तर देखते हुए उनको गृह कार्य देना चाहिए। या उनके अंतिम या वार्षिक परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तो यह बिल्कुल 0 नंबर दिलाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? ऑप्शन है, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में बदलाव लाना चाहूँगा। तो ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखूंगा, तो घृणा करने से भी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पहले आप जाने तो कि भ्रष्टाचार हो कहाँ से रहा है, हो क्यों रहा है। तो इसके कारणों को जब हम जानेंगे तो ही इसका हम उपाय ढूंढ पाएंगे। या इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? अब इसमें सारा खेल शब्दों का है।
अखबार के संप्रेषण मतलब अखबार में जो कम्युनिकेशन होता है ना, संपादक का कम्युनिकेशन जो होता है, जो अखबार को पठन पाठन करते हैं उनसे, यानी कि कस्टमर से, तो उस कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या होगा। तो क्वेश्चन यह करना चाहता है कि अखबार के माध्यम से जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो कस्टमर होते हैं वो अपना फीडबैक कैसे देंगे, वो कैसे बताएंगे कि आपका अखबार कैसा है या इसमें लिखा लेख किस प्रकार का है। ऑप्शन है लेख, तो लेख लिख कर तो देंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है संपादकीय, संपादन करने का कार्य कर कर, तो यह तो कस्टमर कर नहीं सकता है। संपादक को पत्र लिखकर, जी बिल्कुल, कस्टमर संपादक को पत्र लिखकर यह कह सकता है कि इसमें यह आप कर सकते हो, या आपका लेख अच्छा लगा, या अपनी कोई भी शिकायत कर सकता है अखबार से रिलेटेड। और फोर्थ वन इज समाचार, तो समाचार तो इसमें मैटर ही नहीं करता है, तो इसका थर्ड वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे। मतलब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक शानदार चर्चा के लिए आप सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे, कौन सा स्टेप उठाएंगे। संप्रेषण का माध्यम चयन करना, मतलब कि आप देखेंगे कि किस माध्यम से, किस मीडियम से मुझे कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि माइक से या रेडियो से, यह देखेंगे। या मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना, या यह देखेंगे कि कम्युनिकेशन के बाद किसको कितना मूल्यांकन देना चाहिए। तो यह तो बाद की बात हो गई, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं हम। थर्ड वन इज संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। यह बिल्कुल सही होगा कि आप कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी चर्चा जब करने जा रहे हो तो उसका एक उद्देश्य हो, उसका एक विषय हो कि आप इस विषय पर, इस उद्देश्य को लेकर आप इस पर चर्चा करेंगे। तो यह आपका सर्वप्रथम स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होगा, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना। तो माध्यम तो कोई सा भी हो, आपको उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप चाहे टीवी के जरिए संप्रेषण कर रहे हो, या आप क्लास में संप्रेषण कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या चर्चा कर रहे हो, आपको अपना उद्देश्य क्लियर होना जरूरी है। तो थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से संभव होता है। जब स्रोत आकर्षक एवं प्राधिकारीपूर्ण हो, कि जो सोर्स होते हैं, जो संप्रेषण के जो सोर्स हैं वो बिल्कुल आकर्षक हो, संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो। जी हाँ बिल्कुल, जो आप संदेश देना चाहते हो, जो बात आप संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में बताना चाहते हो, वह ग्राही को सम्मिलित करता हो। ग्राही मतलब जो कि आपको सुन रहे हो, उनको भी शामिल करके आप अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर रहे हो, अपने संदेश को स्पष्ट कर रहे हो, ग्राही को सम्मिलित करके। तो आपका जो संप्रेषण होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा, वह बिल्कुल इफ़ेक्टिव होगा, बहुत अच्छा प्रभाव बनाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, आधुनिक संप्रेषण तकनीकी को प्रयोग किया है। आधुनिक संप्रेषण तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके। तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, किंतु यदि आपका संदेश का प्रारूप जो है, आप जो उद्देश्य आप लेके आए हो, वो सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो क्या मतलब। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। अब जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय होगा मतलब बिल्कुल डल होगा, आलस्य आएगा उसको, तो क्या मतलब है। तो यह तो होगा ही नहीं कि आप एक निष्क्रिय व्यक्ति से प्रभावी संप्रेषण कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे। कोई विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, एक में नहीं सभी में कमज़ोर है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। आप उसकी कमज़ोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कोई सी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबसे पहले आपको करना है उसको कारणों को जानने की कोशिश, उसके कारणों को जानना है, क्योंकि जब तक आप उसके कारण नहीं जानोगे, आप उस समस्या का निदान नहीं ढूंढ सकते हो। तो इसका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। आप उसकी विशिष्ट प्रकार की कमजोरी खोजेंगे, तो उसकी और कमजोरियां खोजने से क्या फ़ायदा। आप उसके प्रत्येक विषय में कमजोरी का पृथक पृथक पता लगाएंगे, तो यह भी अच्छी बात है कि आप कमजोरियों का पता लगा रहे हो, किंतु इसके बाद कारणों को जानना आवश्यक है। उसकी कमजोरी तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है कि वह सभी विषयों में कमज़ोर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे ही कमजोरी का पता लगता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यह भी अच्छा है,
किंतु सबसे बढ़िया बात तो मैंने आपको बता ही दी कि कोई सी भी कमजोरी हो आप उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सेल्फ स्टडी करते रहें, पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाएं, ध्यान से पढ़ें, अपने आप से पढ़ें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद साथियों।